हेलो बच्चों। कल डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में बात करी थी, तो आज इसमें दो तीन थ्योरियों को अपन डिस्कस करेंगे। पहली जो थ्योरी है वो है आपके प्री फॉर्मेशन थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी के अंतर्गत पूर्व रचना का सिद्धांत अपन हिंदी में कहते हैं। इस पूर्व रचना के सिद्धांत के अंदर जो सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, उस दौरान मार्सेलो मेलपिगी ने मुर्गी के अंडे के परिवर्धन का वर्णन अपनी पुस्तक डी ओवा इनक्यूबेटा में किया। उसमें उनका कहना यह था कि भ्रूण के जो विभिन्न भाग होते हैं अंडे में वो पहले से ही उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात डच वैज्ञानिक स्वारडेम ने बताया कि जो सेक्स सेल होती है उसमें एक छोटा प्रतिरूप पहले से ही मौजूद होता है, यानी पूर्व में रचना जो है उसमें बनी हुई रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार कि भ्रूण में एक सूक्ष्म रूप जो पहले से अंडाणु या शुक्राणु में विद्यमान है, दो मत वाले वैज्ञानिक हुए। एक तो ओविस्ट होते हैं और एक होते हैं स्पर्मिस्ट। तो ओविस्ट मत वालों का ये कहना था कि ये जो सूक्ष्म प्रतिरूप रचना की अपन बात कर रहे हैं, ये रचना जो है अंडों में पाई जाती है। ओवा, ओविस्ट मतलब ओवा से संबंधित है। और इसका जो अपन कह सकते हैं समर्थन करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे मेलपिगी, स्प्लेंजिनी, बोनट, हेलर और स्वारडेम। इसके अतिरिक्त जो दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनको अपन स्पर्मिस्ट कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो भ्रूण का छोटा प्रतिरूप है वो स्पर्म के हेड में पहले से मौजूद है। और क्योंकि इन्होंने स्पर्म की बात करी, स्पर्म के हेड की बात करी, इसलिए इनको स्पर्मिस्ट या एनिमल कुलिस्ट के नाम से भी अपन जानते हैं, मत रखने वाले। इस मत के प्रमुख वैज्ञानिक ल्यूएनहॉक और हार्टशोकर हैं। ल्यूएनहॉक ने जो शुक्राणु के शीर्ष में पाया जाने वाला छोटा प्रतिरूप था उसका एक नाम दिया, जिसको अपन होमनकुलस या एनिमल कुले कहते हैं। अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो पहले लेसन में एक स्पर्म का डायग्राम अपन को मिलता है और उसके शीर्ष में एक अपन कह सकते हैं प्रतिरूप जो है, मिनिएचर जो है एडल्ट का बना हुआ नजर आता है। तो ये पूर्व रचना के सिद्धांत के अंतर्गत अपन इनको कंसीडर करते हैं। तो ये तो हो गया पूर्व रचना के सिद्धांत की बात। इसके बाद जो मतलब माइक्रोस्कोप की तो खोज हो ही चुकी थी और पूर्व रचना का सिद्धांत भी काफ़ी समय तक प्रभावी था। जो दूसरी थ्योरी है अपने इसमें बात करेंगे प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बाद, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, जिसको हिंदी में अपन अनुजनन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसमें यह हुआ कि सूक्ष्मदर्शी में का तो आविष्कार हो गया, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु को विस्तृत अध्ययन हेतु किसी प्रकार की साधन का आविष्कार नहीं हुआ कि उसको ढंग से अपन कह सकते हैं कि काफ़ी गहराई से उसका अध्ययन किया जाए या देखा जाए। लेकिन आधुनिक तकनीक में पूर्ण रूप से अपने को स्पष्ट है कि शुक्राणु या अंडाणु को यदि अपन देखें तो उसमें किसी भी प्रकार की पूर्व रचना या सूक्ष्म कृति उसमें नहीं पाई जाती। तो ये थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस का जो अपन कह सकते हैं सिद्धांत बना, तो इससे पूर्व रचना के सिद्धांत के खंडन करने वाले कई वैज्ञानिक हुए, जिसमें पहले वैज्ञानिक हैं अपने सेंट हिलेरे। सेंट हिलेरे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि मुर्गी के अंडों पे मोम से ढक दिया और इसके अंडे के कवच में जो रंध्र थे वह अवरुद्ध हो गए। इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट के बाद असामान्य या विकृत चूजे जो हैं वो उत्पन्न हुए। तो मतलब इससे पहले मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ कि यदि पहले से कोई छोटा प्रतिरूप होता तो विकृत चूजे उसमें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इसको अपन ने ढक दिया और पहले से उसमें कोई प्रतिरूप था नहीं, बाद में सारा डेवलपमेंट हुआ, अतः अपन पूर्व रचना का सिद्धांत जो है वो इसमें लागू नहीं होता है। इसी तरह से कार्ल वॉन बेयर ने भी अंडे के परिवर्तन का अध्ययन किया। उसने अंडे के मतलब परिवर्धन के दौरान ही विभेदन होता है, इसको स्थापित किया।
और उन्होंने अपना जो कार्य है ये वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स 1828 में पूर्व रचना के सिद्धांत को की पूर्णतः मान्यता जो है समाप्त हो गई, जिस समय इनके बेयर के कार्यों को इस डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में प्रकाशित किया गया। विलियम जो हार्वे हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एपिजेनेसिस या अनुजनन शब्द का जो प्रतिपादन किया है वो विलियम हार्वे ने किया है। इन्होंने बताया कि जो भी अपने एम्ब्रियो बनता है उसमें मेल और फीमेल गैमिट दोनों के संलयन से होता है, दोनों के संयुग्मन से होता है, जिससे संतति जो भी बनेगी, प्रोजनी बनेगी, उसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण जो हैं वो अपने को मिलेंगे। इसी अनुजनन सिद्धांत के ही अंतर्गत अपने रैग्नियर डी ग्रॉफ की भी चर्चा करते हैं। इस साइंटिस्ट ने मैमेलियन के ओरी के डिफरेंट सेक्शन काटे और उसका अध्ययन किया। अपने जैसे जानते ही हैं कि इसमें ओरी के अंदर जो अपने फ्लूइड भरी हुई रचनाएं होती हैं जिनको अपन फॉलिकल्स कहते हैं, ये फॉलिकल्स ही आगे चल करके अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल की चर्चा करेंगे। तो ये जो ओरी के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ युक्त जो रचनाएं हैं, एक्चुअली में यही ग्रेफियन फॉलिकल्स सेल्स होती हैं। इसी अनुजनन सिद्धांत के प्रबल समर्थक साइंटिस्ट हैं C.F. वोल्फ। इन्होंने भी वही मुर्गी के भ्रूणों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया। इसमें भी इन्होंने यही पाया कि किसी भी तरह का कोई भी लघु प्रतिरूप इसमें नहीं पाया जाता, जबकि भ्रूण जो है धीरे धीरे सरल प्रतिरूप से जटिल होता जाता है। अनुजनन के सिद्धांत को आज भी मान्यता प्राप्त है और जो C.F. वोल्फ ने ग्रेफियन जो सेल्स की बात करी, फॉलिकल्स की बात करी, उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। और हम जानते हैं कि प्राणी का जो आनुवंशिक संगठन है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान ही निर्धारित हो जाता है। यानी जो अपने हेरिडिटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसका आधार जो है जीन पर जो विशिष्ट प्रकार के अपन कह सकते हैं कोडोन पाए जाते हैं, वो सक्रिय होकर के आगे लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। और ये भी अपन जानते हैं कि जीन का जो प्रदर्शन होता है ये वातावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है। तो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस में यही अपन ने 2-3-4 साइंटिस्टों के जो नाम बताए, सेंट हिलेरी, कार्ल वॉन बेयर, विलियम हार्वे, रैंडियर डी ग्रॉफ, C.F. वोल्फ, इनकी चर्चा करते हुए अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं तीसरा जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो बेयर का नियम, बेयर्स लॉ के नाम से जानते हैं। वॉन बेयर को आधुनिक जो भ्रूण की है, मॉडर्न जो एम्ब्रियोलॉजी है, इसका जनक मानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वॉन बेयर को जानते हैं अपन। जो वॉन बेयर है, इन्होंने 1828 में 3 अपने रिसर्च पेपर लिखे। एक तो एपिस्टल, एक कमेंटर और एक है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इस शोध पत्रों में इन्होंने जो जनन स्तर का सिद्धांत है, नोटोकॉर्ड की खोज है, स्तनियों में अंडे के परिवर्धन के बारे में, प्राणी का मतलब जातिवृत्तीय इतिहास क्या है, फाइलोजेनेटिक मतलब हिस्ट्री क्या है, भ्रूण में कितनी समानताएं मिलती हैं अपन को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया अपने इन शोध पत्रों में। और इन्हीं के निष्कर्षों के आधार पे, बेयर्स के नियम के निष्कर्षों के आधार पे आगे चल करके जो अपने नेक्स्ट सिद्धांत की बात करेंगे उसमें हैकल ने पुनरावर्तन सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। इस पहले पेयर के सिद्धांत के मुख्य अपन जो 3-4 बिंदु हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये, जब भी डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो सामान्य लक्षण होते हैं वो पहले प्रदर्शित होंगे, जबकि जो विशिष्ट या स्पेशल लक्षण होते हैं वो बाद में प्रदर्शित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसकी पहली यही है कि परिवर्धन के समय सामान्य लक्षण पहले प्रदर्शित होंगे, विशिष्ट लक्षण जो होंगे वो बाद में प्रदर्शित होंगे। दूसरा ये, परिवर्धन के समय वही डेवलपमेंट के दौरान अत्यंत सामान्य लक्षण पहले और तत्पश्चात सामान्य लक्षण, यानी सामान्य लक्षणों से भी पहले जो अत्यंत सामान्य लक्षण होंगे वो पहले प्रदर्शित होंगे।
ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट ये कि अलग अलग जो प्रजाति है इसके भ्रूणों में वयस्क की तुलना में अधिक समानता मिलती है। परिवर्धन के दौरान मतलब एक जाति का भ्रूण दूसरी जाति से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता जाता है। अपन ये कह सकते हैं कि एक उच्चतर प्राणी जो भी डेवलपमेंटल उसमें स्टेजेस हैं उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जो उसके मतलब अपन कह सकते हैं लोअर या निम्नतर जंतुओं के परिवर्धन के दौरान मिलती है। यानी भ्रूण की यदि संरचनाएं अपन देखें तो चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे रेप्टाइल्स हों, चाहे स्तनधारी हों, उसकी प्रारंभिक जो अपने को संरचनाएं हैं वो समान अपने को मिलेगी। अपन ने आज 3 थ्योरी की चर्चा करी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, बेयर लॉज। बाकी की जो थ्योरीज हैं आगे के लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस करेंगे।